नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी फ्यूजन पर। और आज की वीडियो में दोस्तों लेकर आए हैं ड्राफ्ट्समैन बी मैकेनिकल का इसरो सैक यूनिट का क्वेश्चन पेपर। इसरो की सैक यूनिट जो कि अहमदाबाद में है, इसका क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर है ये 2020 वाली जो वैकेंसी आई थी उसका क्वेश्चन पेपर है। और ये जो एग्जाम हुआ था ये हुआ था 21 जून 2023 को। और सीबीटी बेस्ड ये एग्जाम था, इसमें कि 100 क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए थे 2 आवर्स में। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके एक एक सब्सक्राइब काउंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 600 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। ऑप्शन है यहां पर 1000 मीटर क्यूब, 500 मीटर क्यूब, 600 मीटर क्यूब या फिर 1200 मीटर क्यूब। घन का घन पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो सरफेस एरिया यहां पर 600 मीटर स्क्वायर दिया है, तो एरिया क्या होता है दोस्तों क्यूब का, ये होता है 6a स्क्वायर। ए यहां पर साइड होगी क्यूब की। एरिया हमें यहां पर दिया है 600, 6 को ले जाएंगे इसके डिवाइड में और इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर। ये 100 टाइम्स चला जाएगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों √100। √100 की वैल्यू क्या होती है 10। तो ये हमें क्यूब की साइड पता चल गई है। अब इसका वॉल्यूम हम आसानी से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो सीधा 10 का क्यूब करेंगे जो कि हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब। और ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स इज। ऑप्शंस हैं डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, टेनासिटी या फिर टफनेस। सामग्री का वह गुण जिसके द्वारा उसे प्लेट में पीटा या रोल किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं तन्यता, डक्टिलिटी, आघातवर्ध्यता, मैलेबिलिटी, तीक्ष्ण टेनासिटी या फिर संदृढ़ता, टफनेस। मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिससे उसको प्लेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो दोस्तों क्या कहलाती है प्रॉपर्टी, वो होती है हमारी मैलेबिलिटी। और हिंदी में बात करें तो आघातवर्ध्यता। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 डिग्री इक्वल्स टू डैश रेडियंस। ऑप्शन है पाई, पाई बाई 180, पाई बाई 360, पाई बाई 90। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है दोस्तों, ये होता है पाई बाई 180 के। ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज। ऑप्शन है अ ट्रायंगल, 2 सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल या फिर 2 ट्रायंगल। एक सही वृत्तीय शंकु का डेवलपमेंट डैश है, एक त्रिभुज, 2 वृत्त, एक वृत्त का त्रिज्यखंड या फिर 2 त्रिकोण। तो मान लीजिए एक हमारे पास शंकु या कोण है जो कि परफेक्ट राइट एंगल पर है। तो इसका दोस्तों जब डेवलपमेंट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का इसका डेवलपमेंट आता है। और ये जो शेप होती है दोस्तों ये होती है सेक्टर ऑफ ए सर्कल, या फिर हिंदी में बोले तो एक वृत्त का त्रिज्यखंड। ऑप्शन सी होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेल्डिंग इज डैश टाइप ऑफ फास्टनिंग। ऑप्शंस हैं टेम्पररी, परमानेंट, सेमी परमानेंट या फिर नॉन ऑफ दीज। वेल्डिंग डैश प्रकार का बंधन है, अस्थायी, स्थायी, अर्धस्थायी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेल्डिंग की दोस्तों बात करेंगे तो वेल्डिंग होती है हमारी परमानेंट टाइप की फास्टनिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेल्डिंग इज परमानेंट टाइप फास्टनिंग।
वहीं पर जो स्क्रू नट बोल्ट होते हैं ये हमारी टेम्परेरी फास्टनिंग होती है और रिवेट को हम सेमी परमानेंट में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रॉ सर्कल एंड आर्क्स? ऑप्शन है डिवाइडर, कंपास, फ्रेंच कर्व्स या फिर सेट स्क्वायर। किस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग सर्कल और आर्क्स को खींचने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं डिवाइडर, कंपास, फ्रेंच कर्व्स या फिर सेट स्क्वायर। सर्कल या फिर आर्क ड्रॉ करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट दोस्तों यूज होता है? सर्कल एंड आर्क बनाने के लिए यूज होता है दोस्तों कंपास। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स डबल्ड, बिकम हाफ, डज नॉट चेंज, बिकम 4 टाइम्स। यदि पिंड का वेग दुगना हो जाए तो इसकी गतिक ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर 4 गुना हो जाएगी। देखिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दिया गया है, यानी कि 2v कर देंगे इसको और इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 m और ये स्क्वायर दोनों के ऊपर जाएगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखिए दोस्तों, जो यहां पर स्टार्टिंग में वैल्यू थी हाफ mv², ये हमें मिल रही है और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है हमारी 4 टाइम्स होने वाली है अगर वेलोसिटी को हम डबल करते हैं। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिकम्स 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगी। A beam with one end fixed and other end free is called। ऑप्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंग बीम या फिर कंटिन्यूअस बीम। एक छोर से फिक्स और दूसरे छोर से फ्री बीम क्या कहलाता है? सरल समर्थित बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंग बीम या फिर सतत बीम। तो यहां पर ये इस टाइप के कुछ बीम की बात की गई है। ये एक बीम है जो कि एक एंड से फिक्स है और दूसरे एंड से फ्री है, तो इस टाइप का जो बीम है दोस्तों वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा कैंटिलीवर बीम। ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ अ मेटल रोड इज 100 सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 104 सेंटीमीटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। The coefficient of linear thermal expansion of material is। ऑप्शंस यहां पर कुछ दिए हैं। एक धातु रोड की लंबाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 सेंटीमीटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 104 सेंटीमीटर है। सामग्री का रैखिक थर्मल विस्तार गुणांक होगा। तो दोस्तों एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं चेंज इन लेंथ के लिए, जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इनटू में चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। यहां पर हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एल डिवाइड बाई लेंथ इनटू डेल्टा टी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। चेंज इन लेंथ क्या है दोस्तों? पहले 100 सेंटीमीटर थी, उसके बाद बढ़ने के बाद हो गई 104 सेंटीमीटर, तो 4 हो जाएगी यहाँ पर चेंज इन लेंथ। स्टार्टिंग लेंथ यहाँ पर बतानी है, स्टार्टिंग लेंथ होगी 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ दोस्तों? 20 डिग्री से 100 डिग्री गया है, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है 80 डिग्री का। इसको कट कर लेंगे, ये यहाँ पर जाएगा 20 टाइम्स, तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2000 और इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.30 आ जाएंगी और 5 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये इसकी हमारी वैल्यू होने वाली है। यहाँ पर ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी में हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ओपन टॉलरेंस फॉर ए लीनियर डायमेंशन ऑफ 100 mm एज पर IS 2102 मीडियम क्लास इज। ऑप्शन है प्लस माइनस 0.3 mm, प्लस माइनस 0.5 mm, प्लस माइनस 0.2 mm या फिर प्लस माइनस 0.8 mm। 100 मिलीमीटर के रेखीय आयाम के लिए IS 2102 मध्यम ग्रेड अनुसार ओपन टॉलरेंस डैश होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। हमारी ओपन टॉलरेंस के लिए 100 mm ही मैक्सिमम पूछा जाता है। तो 100 mm के लिए जो ओपन टॉलरेंस होगी दोस्तों वो होगी प्लस माइनस 0.3 mm। ऑप्शन ए होने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, द सेंट्रोइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस B एंड एल्टीट्यूड H इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द वर्टेक्स। ऑप्शन है h/3, 2h/3, b/3 या फिर h/4। आधार B और ऊंचाई h वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज का केंद्र शीर्ष से डैश दूरी पर स्थित है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, तो ये मान लीजिए ये एक त्रिभुज है समद्विबाहु। जब हम तीनों कॉर्नर से रेखाओं के सेंटर में हम लाइंस खींचेंगे तो हमें जो सेंटर ये मिलेगा ये हमारा सेंट्रोइड होता है। और ये टॉप जो पॉइंट है ये होता है वर्टेक्स, और वर्टेक्स से हमें सेंट्रोइड की दूरी पूछी गई है, तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर 2h/3। और ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 2h/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज। ऑप्शंस यहां पर दिए हैं, 8 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहां पर 8 सेंटीमीटर वाली भुजा का समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a²। तो इसको सोल्व कर लेंगे सिंपली। 3/4, ए का मतलब है साइड, यानी कि 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर है तो हम इसको इस प्रकार से 2 बार 8 भी लिख सकते हैं। तो 4 से ये चला जाएगा 2 बार, तो ये सिंपली हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 √3। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी क्षेत्रफल की। और ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन सी में यहाँ पे हमें मिल जाएगा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्लेंट लेंथ ऑफ स्क्वायर पिरामिड ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज। तो हमारे पास एक ये यहाँ पर एक स्क्वायर पिरामिड है, तो इसकी जो है ये स्लैंट हाइट मैक्सिमम पूछ रहा है। इसका बेस हमें दिया है 4 और इसकी स्ट्रेट हाइट दी है हमको 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये इसका बेस है, तो इसकी साइड जो है दोस्तों वो 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर से लेकर इसके कॉर्नर तक की दूरी इसका हम पता लगाएंगे कि ये कितनी है। तो यहाँ पर ये आधी दूरी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, a² + b² = c²। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर c के ऊपर से जो स्क्वायर है वो इधर चला जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा √8। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी √8। तो हमें अगर यहाँ पर पिरामिड में देखेंगे तो ये दूरी पता लग गई है, हाइट हमें पता है, तो ये स्लैंट हाइट अब हम निकाल सकते हैं। तो ये सेंटर से ये दूरी और ये दूरी अभी हमें पता चल गई है, ये हमें पता लगानी है। तो ये दूरी है हमारे पास √8 और इसकी हाइट है 5।
तो यहाँ पर दोबारा से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस में √8² इजिकल टू सी स्क्वायर। ये स्क्वायर से यहाँ पर रूट चला जाएगा, ये हो जाएगा 25 + 8 इक्वल टू सी स्क्वायर का रूट इधर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी √25 + 8 33। ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम जो है स्लैंट हाइट √33। और ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी में हमें मिल जाएगा करेक्ट आंसर √33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द कटिंग एज ऑफ ए चीजल शुड बी। ऑप्शन है हार्डेंड, टेम्पर्ड, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड या फिर केस हार्डेंड। चीजल छेनी की कटिंग एज होनी चाहिए कठोर, टेम्पर्ड, कठोर और टेम्पर्ड या फिर केस हार्डेंड। तो चीजल या फिर छेनी की जो है दोस्तों कटिंग एज जो है वो हमेशा हार्डेंड एंड टेम्पर होती है। इस प्रकार इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन सी, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन पर्पज ऑफ बोरिंग ऑपरेशन इज टू। ऑप्शन है ड्रिल अ होल, रीम द ड्रिल्ड होल, एनलार्ज द एग्जिस्टिंग होल या फिर नॉन ऑफ द अबव। बोरिंग ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है छेद करना, ड्रिल किए गए छेद को रिम करना, वर्तमान छेद को बड़ा करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बोरिंग ऑपरेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो बोरिंग ऑपरेशन का जो काम होता है वो होता है किसी भी एग्जिस्टिंग होल को एनलार्ज करना। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, एनलार्ज द एग्जिस्टिंग होल, वर्तमान छेद को बड़ा करना। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द डायमेंशन ऑफ अ मेल पार्ट इज लार्जर देन फीमेल पार्ट द फिट इज। ऑप्शन है ट्रांजिशन फिट, इंटरफियरेंस फिट, रिंगिंग फिट या फिर नॉन ऑफ द अबव। यदि मेल पार्ट का आयाम फीमेल पार्ट से बड़ा है तो फिट होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी हमारे पास होल है, मान लीजिए ये एक होल है यहाँ पर और मेल पार्ट जो कि एक शाफ्ट हो सकती है, उसकी डायमेंशन अगर होल से बड़ी है तो इस प्रकार की जो फिट होती है दोस्तों वो कहलाती है इंटरफेरेंस फिट। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, द इंक्लूडेड एंगल फॉर द ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड इज 29 डिग्री, 47.5 डिग्री, 55 डिग्री या फिर 60 डिग्री। BSW थ्रेड का यहाँ पर एंगल पूछा गया है। तो BSW थ्रेड का जो एंगल होता है दोस्तों वो होता है 55 डिग्री या फिर 55 डिग्री। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ बेसिक शाफ्ट इज वन हुज। ऑप्शंस हैं लोअर डेविएशन इज 0, अपर डेविएशन इज 0, लोअर एंड अपर डेविएशन इज 0 या फिर नन ऑफ द अबव। एक बेसिक शाफ्ट इनमें से एक है। ऑप्शंस हैं निचला विचलन शून्य है, ऊपरी विचलन शून्य है, निचला और ऊपरी विचलन शून्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बेसिक शाफ्ट की अगर बात करेंगे तो बेसिक शाफ्ट का जो है अपर डेविएशन 0 होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बेसिक शाफ्ट का अपर डेविएशन 0 होता है। और वहीं पर अगर बेसिक होल पूछता है तो बेसिक होल का लोअर डेविएशन 0 होता है। तो दोनों ही चीजें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इफ अ गियर विद 40 टीथ हैज पिच सर्कल डायमीटर 280 mm, द सर्कुलर पिच इज। ऑप्शन है 22 mm, 11 mm, 44 mm या फिर 33 mm। यदि 40 दांते वाले गियर में पिच वृत्त व्यास 280 मिलीमीटर है तो वृत्ताकार पिच डैश होगा 22 mm, 11 mm, 44 mm या फिर 33 mm। तो दोस्तों सर्कुलर पिच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πd डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ। डी जो है यहाँ पर ये पिच सर्कल डायमीटर है। तो इसको यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई PCD यहाँ पर दी है 280 डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टीथ 40 से। पहले इसको 7 से कट करेंगे
ये हो जाएगा 40 और ये 40 से 40 चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22। सर्कुलर पिच होगी हमारी 22 mm। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज। भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस ग्रेड की कुल संख्या है 8, 12, 16 या फिर 18। तो टॉलरेंस ग्रेड की अगर बात करेंगे तो ये होते हैं दोस्तों हमारे पास टोटल 18। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यू टू टॉर्क इन अ शाफ्ट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या फिर बेंडिंग स्ट्रेस। शाफ्ट में टॉर्क के कारण इसका प्रत्येक क्रॉस सेक्शन किसके अधीन होगा? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या फिर बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसमें इस टॉर्क के कारण जो डेवलप होगा स्ट्रेस वो होगा शियर स्ट्रेस। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फॉलोइंग ऑफ विच वन इज फॉल्स? sin 30 इज इक्वल टू 0.5, cos 60 इज इक्वल टू 0.5, tan 45 इज इक्वल टू 1 या फिर sin 60 इज इक्वल टू 0.5। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसके लिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। यहां पर मैं बना देता हूं एक सिंपल sin cos tan की। sin cos tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। सबसे पहले साइन की अगर बात करेंगे तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। अब ये सारे के सारे नंबर रिवर्स हो जाएंगे, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √3/2, ये सेम आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। अब ये नंबर जो है डिवाइड में चले जाएंगे सारे, तो 0/1 होगा 0 और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3, 1/2 को सेम उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से 2 चला जाएगा तो ये वैल्यू रह जाएगी √3 और 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये हमारी साइन कोस tan की कुछ वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस में देख लीजिए, साइन 30 हमने बताया सही है, करेक्ट है, 1/2 है 0.5। कोस 60 0.5 दिखा रहा है, कोस 60 यहाँ पर हाँ ये भी करेक्ट है 1/2। tan 45 बता रहा है यहाँ पर 1, tan 45 भी करेक्ट है दोस्तों 1। साइन 60 बता रहा है ये 0.5, जबकि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर साइन 60 जो है यहाँ पर फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, when plan is shown above the elevation the projection is called dash, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, आइसोमेट्रिक या फिर पर्सपेक्टिव। जब प्लान को एलिवेशन के ऊपर दिखाया जाता है तो प्रक्षेपण डैश कहलाता है। ऑप्शन से पहला कोण, तीसरा कोण, सममितीय या फिर परिप्रेक्ष्य। प्लान क्या होता है? प्लान होता है दोस्तों टॉप व्यू, और वहीं पर एलिवेशन जो होता है, एलिवेशन होता है फ्रंट। तो टॉप जब भी फ्रंट के ऊपर बनता है तो वो कौन सा प्रोजेक्शन होता है? वो होता है दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ साइज 10 × 10 × 10 फीट इज। 10 × 10 × 10 फीट आकार माप के कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई डैश होगी। तो दोस्तों हमें एक वॉल्यूम दी है 10 × 10 × 10, यानी कि हमारे पास एक
क्यूब है। तो इसमें मैक्सिमम लेंथ दोस्तों कहाँ आ सकती है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट लेके इस पॉइंट से ये यहाँ पर एक डायगोनल खींचा जाए तो इसकी लेंथ जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। और इस डायगोनल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी और सी इसकी साइड्स हैं दोस्तों क्यूब या फिर क्यूबॉइड की। तो सिंपली यहाँ पर सब जगह पे आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। और ऑप्शंस में कहीं पर देखेंगे इस प्रकार का हमें कुछ आंसर मिल रहा है। जी हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। इन AutoCAD सॉफ्टवेयर द एक्सटेंशन नेम ऑफ टेम्पलेट एंड ड्राइंग फाइल आर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, हिंदी में देखते हैं। AutoCAD सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट और ड्राइंग फाइलों का एक्सटेंशन नाम क्रम से डैश होता है। तो बताइए दोस्तों AutoCAD में क्या होता है एक्सटेंशन नेम, टेम्पलेट फाइल और ड्राइंग फाइल। ड्राइंग फाइल का तो दोस्तों आपको पता होगा, ड्राइंग फाइल का होता है .dwg। और टेम्पलेट फाइल की अगर बात करें दोस्तों तो टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है DWT, ड्राइंग टेम्पलेट। तो इस प्रकार से ये दोनों इसके टेम्पलेट नेम हैं। और अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन डी .dwt एंड .dwg फॉर टेम्पलेट एंड ड्राइंग। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज डैश, न्यूटन पर mm, न्यूटन पर mm क्यूब, न्यूटन mm, न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्रतिबल की इकाई डैश है। तो स्ट्रेस की क्या यूनिट होती है, स्ट्रेस की यूनिट होती है दोस्तों न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन डी होगा यहां पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। इन AutoCAD सॉफ्टवेयर टू रिवर्स अनडू कमांड द करेक्ट कमांड इज डैश, रीडू, रीड्रो, एस्केप या फिर यू। AutoCAD सॉफ्टवेयर में अनडू कमांड को प्रतिवर्ती करने के लिए सही कमांड डैश है। अनडू कमांड का रिवर्स क्या होता है दोस्तों, अनडू कमांड का रिवर्स होता है रीडू, RADO, रीडू। तो किसी भी अनडू किए गए एक्शन को हम रिवर्स करने के लिए करते हैं रीडू। ऑप्शन ए होगा यहां पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। बेसलाइन डायमेंशंस आर रेफर्ड फ्रॉम अ कॉमन ज्योमेट्रिक फीचर नोन एज डैश। ऑप्शन है कॉर्नर, एज, डॉटम या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। एक बेसलाइन आयामों को एक सामान्य ज्यामिति विशेषता फीचर से संदर्भित किया जाता है जो कि डैश, कोना, किनारा, डेटम या फिर संदर्भ बिंदु। तो बेसलाइन डायमेंशन आर रेफर्ड फ्रॉम अ कॉमन ज्योमेट्रिक फीचर। और वो कॉमन ज्योमेट्रिक फीचर कौन सा है दोस्तों, वो है डॉटम। ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। बियरिंग्स आर यूज्ड फॉर डैश। ऑप्शंस हैं रिडक्शन शॉक्स एंड वाइब्रेशंस, इंक्रीजिंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट या फिर नॉन ऑफ दीज। बियरिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रतिघात और कंपन में कमी, घर्षण गुणांक का बढ़ना, घर्षण गुणांक को कम करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बियरिंग का इस्तेमाल दोस्तों हम क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को कम करने के लिए। जैसा कि आप यहां पर ऑप्शन सी में देख सकते हैं, रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट आंसर, घर्षण गुणांक को कम करना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। अ सिंपल मैकेनिज्म हैज डैश, 2 लिंक, 4 लिंक, 5 लिंक या फिर 6 लिंक। एक सरल यंत्रावली मैकेनिज्म में डैश होते हैं 2 लिंक, 4 लिंक, 5 लिंक या फिर 6 लिंक। तो सिंपल मैकेनिज्म जो होता है दोस्तों उसमें होते हैं हमारे पास 4 लिंक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। अ रोड ऑफ 1000 mm लेंथ हैज इलोंगेटेड बाई 5 mm। What is the strain in the road? ऑप्शन है 0.5, 995, 1005 या फिर 0.005।
1000 मिलीमीटर लंबाई वाली छड़ को 5 मिलीमीटर बढ़ाया जाता है, रोड में कितना स्ट्रेन खिंचाव होगा। तो स्ट्रेन का जो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, मीन्स चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ कितनी हुई है दोस्तों, 5 mm चेंज हुई है, और ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास 1000 mm। इसको 5 से कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 200, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 × 0.005। ये हो जाएगी इसकी करेक्ट वैल्यू स्ट्रेन की। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 12 = 0 आर 34 - 34 - 3 - 4 3 - 4। देखिए दोस्तों, किसी भी इक्वेशन का रूट निकालना है तो उसके सबसे पहले जो कांस्टेंट उसमें दिए हैं उनको फाइंड आउट करना है। ये जो यहाँ पर ये है x², तो x से पहले जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर 1 खाली, तो a हो जाएगा 1। सेकंड कांस्टेंट b हो जाएगा यहाँ पर 7x है जो कि है माइनस का, तो ये हो जाएगा -7, और c दिया है यहाँ पर 12। तो ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास। उसके बाद जो रूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये आप ध्यान रखेंगे फॉर्मूला है किसी भी रूट को फाइंड आउट करने का इक्वेशन की। तो यहाँ पर अब सीधा वैल्यूज़ को रखेंगे, x = -b दिया है -7, प्लस माइनस करेंगे √/, -b मीन्स 7 का स्क्वायर -4 × 1 × 12, 4ac हो गया, डिवाइड करेंगे 2 × a मीन्स 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कट के ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 7 प्लस माइनस है हमारे पास, ये -7 का स्क्वायर, तो माइनस का भी जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो 49 हो जाएगा ये, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 12 × 4 48 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 7 ± √1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास एक बेस फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, और हमें रूट जो है मिल जाएंगे। तो 7 + √1 डिवाइड बाई 2, तो √1 तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 7 + 1 8 बाई 2 = 4। तो एक हमारी रूट की वैल्यू होगी 4, और अब इसको करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 7 - 1 6/2 यानी कि 3। तो ये हो जाएगा सेकंड रूट। तो इस समीकरण के जो रूट हैं वो हैं हमारे 4 और 3। और ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही हमें मिल जाएगा पॉजिटिव का 3 और 4, ये दोनों होने वाले हैं इस इक्वेशन के रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, पोजीशन टॉलरेंस इज गिवन टू कंट्रोल द डेविएशन इन द डैश ऑफ अ प्रोडक्ट। ऑप्शन है शेप, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लोकेशन ऑफ फीचर, या फिर ओरिएंटेशन ऑफ अ फीचर। डैश को नियंत्रित करने के लिए पोजीशन टॉलरेंस दिया जाता है। आकार, निर्माण प्रक्रिया, फीचर का स्थान, या फिर फीचर की अभिमुखता ओरिएंटेशन। पोजीशन टॉलरेंस जो दी जाती है वो दी जाती है हमेशा कंट्रोल करने के लिए फीचर के लोकेशन को। तो यहां पर ऑप्शन सी में अगर देखेंगे
तो पोजीशन टॉलरेंस इज गिवन टू कंट्रोल द डेविएशन इन लोकेशन ऑफ फीचर। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मटीरियल। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, गिलास या फिर टोल स्टील। निम्नलिखित पदार्थों में सबसे अधिक नमनीय तन्य पदार्थ कौन सा है। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कच्चा लोहा, कांच या फिर टोल स्टील। तो दोस्तों मटेरियल्स को सभी को देखेंगे तो ग्लास जो है बिल्कुल भी डक्टाइल नहीं होता, ये होता है ब्रिटल। कास्ट आयरन भी ब्रिटल होता है। और माइल्ड स्टील और टूल स्टील देखेंगे तो इसमें जो मोस्ट डक्टाइल होगा वो होगा माइल्ड स्टील। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, टॉलरेंस जोन इज डिफाइंड बाय डैश। मिनिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज, मैक्सिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट या फिर नन ऑफ द अबव। टॉलरेंस क्षेत्र किसके द्वारा परिभाषित होता है। न्यूनतम सीमा माइनस बेसिक डायमेंशन, अधिकतम सीमा माइनस मूल आकार, अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टॉलरेंस जोन जो होता है वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम टॉलरेंस जोन कहते हैं। तो ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, यही होता है हमारा टॉलरेंस जोन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अ क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ स्टील एंड यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम इज कॉल्ड डैश। स्टीम बॉयलर, स्टीम टरबाइन, स्टीम कंडेंसर या फिर स्टीम इंजेक्टर। स्टील से बना हुआ एक बंद बर्तन जो भाप उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है। स्टीम बॉयलर, स्टीम टरबाइन, स्टीम कंडेंसर या फिर स्टीम इंजेक्टर। तो दोस्तों इस प्रकार का जो वेसल होता है जो कि स्टीम जनरेशन के लिए यूज होता है उसको हम बोलते हैं स्टीम बॉयलर, जो कि हमारा मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए स्टीम बॉयलर। क्वेश्चन नंबर 37, वेट ऑफ अ बॉडी इज डैश। तो वेट के बारे में यहां पर पूछ रहा है कि वेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो वेट का जो सिंपली फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इन अ बोल्ट M20 इंटू 1.5 वट 1.5 स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं डायमीटर, पिच, बोल्ट हेड थिकनेस या फिर लीड। M20 गुना 1.5 बोल्ट में 1.5 का क्या अर्थ है। व्यास, पिच, बोल्ट शीर्ष की मोटाई या फिर लीड। तो दोस्तों आपको पता ही होगा M20 के बाद जो यहाँ पर मल्टीप्लाई के बाद जो वैल्यू लिखी जाती है वो वैल्यू लिखी जाती है पिच की। तो ये जो 1.5 है दोस्तों ये यहाँ पर M20 जो यहाँ पर थ्रेड है इसकी पिच को दर्शा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, गियर इज नॉट यूज टू डैश। इंक्रीज पावर, इंक्रीज स्पीड, डिक्रीज स्पीड या फिर इंक्रीज टॉर्क। गियर का उपयोग किस लिए नहीं किया जाता है। पावर बढ़ाने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए, गति कम करने के लिए या फिर बल में वृद्धि के लिए। तो गियर की अगर दोस्तों बात करें तो वो जो है इनमें से क्या क्या काम कर सकता है। वो स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, स्पीड को डिक्रीज कर सकता है या फिर टॉर्क को इंक्रीज कर सकता है। गियर क्या नहीं कर सकता है, गियर जो है पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5 टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा 5 × 3
15, 15 इंटू 30 हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 15 टाइम्स, तो 30 आया। तो ऊपर भी जो है ये 15 हो जाएगा, प्लस ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 30 होता है, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, और ये 6 से बनता है 30, तो इसको भी करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 18। तो नीचे वाली जो वैल्यू है दोस्तों उसको हम सिंपली ऐसे ही लिख देंगे, और ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम कर देंगे प्लस। तो 15 प्लस 20 प्लस 18, ये प्लस करने पर आ जाएगा हमारे पास 53। तो इस प्रकार इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 53/30। और ऑप्शंस में भी देखेंगे तो ऑप्शन सी में हमें ये सेम वैल्यू मिल जाएगी 53/30। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इतने क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करने की ट्राई करूँगा। उम्मीद करता हूँ जो अभी तक 40 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसरो सैक जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है इसका आइडिया आपको मिल गया होगा। और आप सभी से मैं बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ में ही मेरी जो ये वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ इनसे भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलती होगी। आप सभी से दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके एक सब्सक्राइब काउंट से मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, जिसके लिए मैं और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।